अच्छा डियर स्टूडेंट्स, काइंडली इसको डिस्कस करते हैं। और हमारे लिए जो पहला क्वेश्चन है 127, वो क्या है आप खुद ही देख ले। 127 का आइडिया, किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन था? अच्छा देखते हैं। 127 क्या फरमाता है? एयर इज इंजेक्टेड। इसका सिंपल आइडिया है कि फर्ज करो ये एक सिलेंडर है, इट इज अ सिलेंडर, और इस सिलेंडर के साथ आपने एक बैलून अटैच किया है। ये एक बैलून है, बैलून को आप स्फेरिकल कंसिडर करोगे। यहां कंप्रेस्ड एयर है और इससे आप इस बैलून में एयर ट्रांसफर कर रहे हो, जिससे इसका इनिशियल वॉल्यूम V है। याद रखना, इसका इनिशियल रेडियस R है। इस कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर से ढेर सारा गैस इस बैलून में चला गया, तो इस बैलून का साइज जो है वो बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि इसका रेडियस डबल हो गया, 2R बन गया। अगर एयर का प्रेशर इस बैलून पर P हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बताओ इस बैलून के फूलने के दौरान जो वर्क होगा वो वर्क क्या होगा? आप जानते हो थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम में वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V, जानते हो ना, P डेल्टा V। सो मुसलमानों, P की जगह तो P है, वैल्यू नहीं दी। डेल्टा V इज वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल, यही होता है ना, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अच्छा, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? इनिशियल वॉल्यूम तो V है, P की जगह P, फाइनल वॉल्यूम की जगह VF। मैं इसको क्वेश्चन मार्क कर लेता हूं, और इनिशियल वॉल्यूम आपने V लिया, चलो ठीक है। अब फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? तो आप जानते हैं वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3 पाई R क्यूब, स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला है। अगर इन्होंने कहा कि सिलेंडर से इतना गैस चला गया बैलून में कि उसका रेडियस क्या हो गया? डबल, तो 2 का पावर क्यूब लोगे तो क्या आएगा? 8। इट मीन कि अगर रेडियस डबल हो गया तो क्यूब की वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो फाइनल वॉल्यूम क्या है मुसलमानों? 8V। हेंस इट इज P और 7V माइनस V इज, सॉरी 8V माइनस V इज 7V, इट इज 7PV इज द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो अच्छा, 128 आपके लिए डिस्कस हो रहा है। मेरा 1 to 8 क्वेश्चन क्या कहता है? अ सिस्टम एब्जॉर्ब 80 जॉल। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इंप्लाइज दैट इस मुबारक सिस्टम ने 80 जॉल का हीट गेन किया। एब्जॉर्ब मीन गेन, तो मैं इसको प्लस के साथ मेंशन करूंगा। फिर कहा चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? जबकि इस सिस्टम ने एक्सटर्नल वर्क किया 100 जॉल का, तो ये मालूम करने के लिए इसको इधर शिफ्ट करो, एंड 80 माइनस 100 इज इक्वल टू डेल्टा U विच इज माइनस 20 जॉल, एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 129 फरमाते हैं कि दो गैसेज हैं, एक गैस A है और एक गैस B है। ये है एक सिस्टम, ये है दूसरा सिस्टम। सो डियर स्टूडेंट्स, इस सिस्टम को A कहा गया है, इस मुबारक सिस्टम को B कहा गया है। और गौर से सुने क्या कहना चाहता हूं। इन दोनों का इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हमने इसको भी हीट दिया और इस मुबारक सिस्टम को भी हम हीट ही दे रहे हैं। दोनों सिस्टम को हीट दे रहे हैं, लेकिन यहां हीट दे रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहां हीट दे रहे हैं एक कांस्टेंट प्रेशर। और ये सिलसिला तब तक जारी और सारी है जब तक इन मुबारक सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर क्या ना हो जाए, 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताओ कि इस A के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी और इस B के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किसकी इंटरनल एनर्जी का चेंज ज्यादा होगा और किसकी इंटरनल एनर्जी का चेंज कम होगा? क्या होगा जवाब? शाबाश, सेम फॉर बोथ। रीजन जानते हो? यस, आपका हो सर इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा सुने, जैसा T वैसा U, रहने दो, अच्छे लफ्ज बोलते हैं। तो आप कहें सर अगर इसके साथ डेल्टा T आएगा तो इसके साथ भी डेल्टा, सो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो जब तक दो केसेस का चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा, तब तक उस सिस्टम में चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि दोनों का कौन सा रिलेशन बनता है? डायरेक्ट। सो बोथ के लिए सेम होगा। करेक्ट ऑप्शन बताओ प्लीज, सी ऑप्शन ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है 130 डियर स्टूडेंट्स, लेट मी डिस्कस 130 फॉर यू। इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन, भूल जाओ एडियाबेटिक को, फोकस करो एक्सपेंशन पर। यह सिस्टम है, मुबारक सिस्टम का पिस्टन नीचे है, और अचानक जनाब इस पिस्टन को कोई ऊपर ले गया।
सिस्टम का पिस्टन ऊपर चला गया और मोहतरम सिस्टम ने क्या किया प्लीज, एक्सपेंशन। और आप जानते हो, जाओ सामसल्ला जानते हो ना, एक्सपेंशन काजेज कूलिंग, एक्सपेंशन काजेज, और कूलिंग का मतलब है कि जब ये पिस्टन पीछे चला गया तो अंदर क्या पैदा हुआ, खुदा के नेक बंदो, कूलिंग। कूलिंग मीन टेम्परेचर क्या हो गया प्लीज, टेम्परेचर कम हो गया। अब जहां टेम्परेचर कम हो जाए तो हीट का नेचर जानते हो ना, हीट का नेचर क्या है, हीट का नेचर शाबाश, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। तो बाहर एनवायरमेंट है, सराउंडिंग है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो गया क्योंकि अंदर का टेम्परेचर कम हो गया, तो हीट चाहेगा, यहां से बाहर से हीट चाहेगा सिस्टम में जाए, लेकिन आपने कहा है कि नहीं, मैंने एक्सपेंशन को क्या रखना है, तो एडियाबेटिक में बाहर से अंदर वाले हीट को इजाजत नहीं मिलती। तो जब इस कूलिंग को खत्म करने के लिए बाहर से हीट अंदर आता है तो एडियाबेटिक इसको आने नहीं देगा, लिहाजा हीट नहीं आएगा। जब हीट नहीं आएगा तो कूलिंग बहाल रहेगा, और जब कूलिंग बहाल रहेगा तो टेम्परेचर कम रह जाएगा, और जहां टेम्परेचर कम हुआ तो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसका कम रह जाना इसको कम रख लेगा। इट मीन के ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन द इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। सो मोमेनो क्या है जवाब प्लीज, ऑप्शन डी ठीक है। हमारा क्वेश्चन है 131 ऑन बोर्ड। ये क्या फरमा रहा है, कौन से डिस्प्लेसमेंट पर, ऑसिलेटर के किस डिस्प्लेसमेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी √3 डिवाइड बाय 2 टाइम ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। सो कंडीशन ये है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज √3 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला, सॉरी वेलोसिटी का फार्मूला, दैट इज ओमेगा √, जानते हो या नहीं, x0² माइनस x² इज इक्वल टू √3 बाई 2, और मैक्सिमम इज ओमेगा x0। तो ओमेगा और ओमेगा क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ हैंड साइड्स। जब आप इन दोनों साइड्स का रूट लोगे मोमिनो, तो देखो रूट खत्म, तो यहां आ जाएगा x0² माइनस x², और इधर 3 का स्क्वायर रूट, रूट के साथ कैंसिल, तो क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या बना देगा 4, और x0 का स्क्वायर क्या बना देगा x0²। अच्छा, इस x² को उस तरफ ले जाओ और इसको इस तरफ ले आओ, तो ये बन जाएगा x0² माइनस 3x0² बाय 4 इज इक्वल टू x²। इसका एलसीएम मालूम करो तो जनाब आपको एलसीएम मिल जाएगा 4, तो ऊपर आ जाएगा मोमिनो 4x0² माइनस 3x0² बाय 4 इज इक्वल टू x², टेकिंग रूट ऑन बोथ हैंड साइड, एंड x इज इक्वल टू 4x0 से 3x0 निकाल दो, कितने x0 1, तो x0² का रूट लोगे तो कैंसिल, इट मीन के ऊपर सिर्फ x0 रह जाएगा, और नीचे 4 का रूट होगा तो क्या बन जाएगा, इट मीन द आंसर इज x0 बाय 2, एंड करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है प्लीज, ऑप्शन सी ठीक है। मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके लिए 132, कैन आई रिमूव दिस, सॉरी स्टूडेंट्स, 132 पे बात करने वाला हूं। हमारा अगला क्वेश्चन है 132। 132 क्या फरमाता है, इसको चेक करते हैं। इट सेज दैट अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग विद टाइम पीरियड t एंड एम्पलीट्यूड a, तो द टाइम रेट एट विच इज डिस्प्लेसमेंट इज a by 2 स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम। ऑसिलेटर कहां से रवाना हुआ है प्लीज, ऑसिलेटर एक्सट्रीम से रवाना हुआ है। ये क्वेश्चन में गिवन है, आप जानते हो कि सर ऑसिलेटर एक्सट्रीम से रवाना हो जाए तो हम यूज करते हैं x इज इक्वल टू x0 cos ऑफ ओमेगा t, यूज करते हैं या नहीं। When oscillator starts from extreme, you can use this equation. When oscillator starts from mean, the equation will be x0 sin omega t. आप जानते हो। अच्छा, फरमाया क्या गया है, फरमाया ये है कि आप वो मुअज़्ज़ज़ टाइम मालूम करें जिस मुअज़्ज़ज़ टाइम पे इस ऑसिलेटर का डिस्प्लेसमेंट a डिवाइड बाय √2 हो जाए। तो चलो ये स्मॉल t हमारा टारगेट है, x की जगह डिस्प्लेसमेंट की जगह हमें वैल्यू मिली है a डिवाइड बाय √2, एम्पलीट्यूड की जगह में a लिखूंगा क्योंकि इन्होंने इस वैल्यू में भी a लिखा है, तो इट मीन कि ये एम्पलीट्यूड है a, तो मैं x0 की जगह a लिखूंगा। cos की जगह cos ओमेगा जो है आप बचपन से जानते हो इट इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, और ये स्मॉल t हमारा टारगेट है वो हम मालूम कर रहे हैं, तो a और a बढ़ गए। अच्छा, ये 1/√2 आ गया और ये आ गया cos ऑफ 2 पाई डिवाइड बाय स्मॉल t इंटू t। ओके,
ये इसके बराबर है या इसके बराबर है, एक ही तो बात है। लिहाजा cos ऑफ 2 पाई डिवाइड बाय टाइम पीरियड इनटू t इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 से बनता है 0.707। एक एक एंगल याद करो। इधर cos के साथ इस एंगल, ये ब्लू से जो शेड कर रहा हूं, ये पूरी वैल्यू क्या शो करता है? गली गली खाना था टेस्ट है, तो इसमें गली होने की क्या बात है, इजी बातें हैं। ये cos या sin के बाद जो वैल्यू होती है किसकी होती है? एंगल की होती है। फिर से गले हो जनाब, cos 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, तो cos के साथ जो वैल्यूज होते हैं किस चीज के होते हैं? ये एंगल के होते हैं ना। तो इट मीन के cos के बाद ये पूरी वैल्यू एक एंगल है। तो एंगल की कौन सी वैल्यू है जिसका cos ले ले तो 0.707 आता है? 45। क्या है शाबाश? लेकिन 45 डिग्री है, और डिग्री स्टैंडर्ड यूनिट है या स्टैंडर्ड नहीं है? स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड यूनिट। सो इतना तो समझ गए हो कि सर इस पूरे एंगल की मुअज़्ज़ज़ वैल्यू कितनी होगी? 45, तभी जाकर 0.707 आएगा। लेकिन 45 डिग्री यूज करना हराम है, क्योंकि इक्वेशन है स्टैंडर्ड यूनिट यूज करो, एंड 45 डिग्री इज पाई बाय, समझ आ गई है? सो अगर cos ऑफ ये सब 0.707 है, तो दिस एम्प्लाइज के ये सब 2 पाई t बाई t इज इक्वल टू पाई बाय 4। समझ आ गई है ना? क्योंकि इसकी जगह पाई बाय 4 आएगा तो उसका cos 0.707 मिलेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सब पाई बाय 4 के बराबर है। आप ऑपरेट करो, आपका टारगेट है स्मॉल t, कैपिटल T इधर जाएगा और 2 पाई इधर आएगा, तो स्मॉल t इज इक्वल टू पाई कैपिटल T डिवाइड बाय 2 पाई इंटू 4। ये पाई पाई कैंसल एंड स्मॉल t इज t बाय 8, एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आप समझ गए होंगे। हमारा अगला है 133 प्लीज। 133 क्या फरमाता है? फॉर व्हाट डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी 3/4 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है। सो मोमिनो, इन्होंने कहा है कि ऑसिलेटर की इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी 3/4 ऑफ ऑसिलेटर की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो। तो अगर शर्त ये हो तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज क्या होंगे हम मालूम करेंगे। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। 3/4 शराइत में मौजूद है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर। तो जनाब हर चीज की अपनी अपनी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब टारगेट है डिस्प्लेसमेंट। हाफ m ओमेगा स्क्वायर बढ़ गए, तो इधर आ गया x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ x नॉट स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट करो तो x नॉट स्क्वायर माइनस 3x नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर। इन दोनों मुहज़्ज़ब टर्म्स का CM4 आता है, इधर आ जाएगा 4x नॉट स्क्वायर माइनस 3x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। टेकिंग रूट ऑन बोथ हैंड साइड मोमेंट, तो क्या होगा? 4x नॉट से 3x नॉट निकाल दो, कितना x नॉट आएगा? 1x नॉट स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ऊपर क्या आ जाएगा? x नॉट, और 4 का रूट क्या हो जाएगा? और ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू x नॉट बाई 2। और आई थिंक ऑप्शन में नहीं है ना? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है मुसलमानों? ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। सो 134 फॉर यू। क्या फरमाता है? द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अगर ये एक सर्कल हो, ओके, और इस मुबारक सर्कल में एक बॉडी मोहतरम मूव कर रही है, इस तरह ये मास है, और ये यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। कौन सा मोशन कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि इसका डायरेक्शन तो बदल रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी की वैल्यू नहीं बदल रही। सो अगर ये v है, ये v है, ये v है, ये v है, तो अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, तो डायमीटर पर इसका जो साया है, ये साया है, प्रोजेक्शन है, शेडो, तो ये शेडो जो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, इसका मुबारक एक्सेलरेशन कितना होगा? आप अच्छी तरह जानते हो, जब तक बॉडी का सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म रहेगा, तब तक डायमीटर पर मौजूद मोशन SHM रहेगा, और SHM का एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x नॉट, एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज सी। 135 फॉर यू। 135 क्या फरमाता है? 135 फरमाता है जनाब आला, एट व्हाट डिस्टेंस काइनेटिक एनर्जी बिकम ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। बताओ खुदा के नेक बंदो, वो कौन सा अजीमशान डिस्प्लेसमेंट होगा जिस पर इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के डबल आ जाए? सो जनाब कौन सा डिस्प्लेसमेंट आया है? सर किया है ये क्या है जनाब? डबल। और मैक्सिमम मीन के इससे ज्यादा हराम होता है, मैक्सिमम से ज्यादा हराम होता है, पॉसिबल नहीं होता। मैक्सिमम वैल्यू मीन के इट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी, इससे ज्यादा वैल्यू नामुमकिन है। तो इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर तो जा सकती है मीन पोजीशन पर, लेकिन उससे कभी ज्यादा नहीं हो सकती। तो इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के डबल हो जाए, ये ख्वाब ऑसिलेटर का अधूरा रहता है। मेरी बात समझ गए हैं? ऑसिलेटर का ये ख्वाब हमेशा अधूरा रहता है। समझ आ गई है ना? कभी भी ऑसिलेटर की इंस्टेंटेनियस एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी को एक्सीड नहीं कर सकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है प्लीज? नन ऑफ दीज। आंसर नन ऑफ दीज है और ऑप्शन है डी 136। इसको भी बच्चों ने बाद में वैल्यू पुट करके सॉल्व किया होगा। डोंट नो रिप्लेसमेंट क्या आया होगा, सॉल्व किया होगा आप में से कुछ लोगों ने। एनी हाउ 136 देखते हैं। 136 प्लीज। लैप्लास ने क्या सोचा कि कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स एयर में किस मैकेनिज्म से जाते हैं? वेरी नाइस। आप जानते हैं कि मोहतरम न्यूटन ने कहा था कि आवाज का गुजरना क्या है? आइजोथर्मल। और मुअज़्ज़ज़ लैप्लास ने कहा था कि जनाब ये प्रोसेस क्या है? हाँ, तो मुंह की किसने कही थी प्लीज? यहाँ मुंह पे किसको थप्पड़ लगा था? किस? न्यूटन। न्यूटन बेचारा यहाँ हार गया था और लैप्लास यहाँ जीत गया था। सो अकॉर्डिंग टू लैप्लास कंसेप्ट द प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर कंप्रेशन प्रोपगेट वाइवा एडियाबैटिक प्रोसेस। और अगर मैं ये क्वेश्चन मॉडिफाई करके ऐसे पूछ लूं, सुन रहे हो ना, और मैं ऐसे पूछ लूं डियर स्टूडेंट कि व्हाई, सुनो प्लीज, व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ लैप्लास about propagation of sound in air is adiabatic? Why? What's the option in the option? शाबाश, कौन सा ऑप्शन होगा जिसका? अली वालों नहीं, क्वेश्चन दादे ब्याह हो रही। अगर इस क्वेश्चन की जगह मैं ऐसा स्टेटमेंट दे देता कि अकॉर्डिंग टू लैप्लास कंसेप्ट द प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज एडियाबैटिक, व्हाई या बिकॉज, तो ऑप्शन में क्या ढूंढते हैं? शाबाश, कौन न कही ना because of the bad conductivity of air, because of the bad conductivity of air। ये हवा हीट का bad कंडक्टर है, तो प्रोपगेशन के दौरान जो हीट पैदा होता है वो अपनी जगह चेंज नहीं कर सकता, और जिस प्रोसेस में हीट अपनी जगह चेंज ना करे द फेनोमेना इज कॉल्ड एडियाबैटिक। समझ आ गई है? सो व्हाई लैप्लास कंक्लूडेड या कंसिडर्ड दैट द प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज एडियाबैटिक बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एयर अबाउट हीट। समझ आ गई है? एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इस वजह से उसने कहा ये एडियाबैटिक है। आगे सुने जनाब, एडियाबैटिक ऑप्शन ठीक था। 137 देखिए कम ऑप्शन ठीक हो खाना नो। 136 पे प्लीज ए सी है, सी देगा ना, और सी दे। अच्छा 137 मैं ऊपर लिख लूंगा, क्या मैं ये सब रिमूव कर सकता हूं? बी क्विक, शाबाश। 137 अच्छा जनाब 137 ऑन बोर्ड। 137 क्या इरशाद फरमा रहा है? चेक करना पड़ेगा। कहते हैं कि फ्लूइड फ्लो इन थिन एंड लेंथी पाइप, अगर बारीक सा छोटा सा पाइप हो लेकिन लेंथ ज्यादा हो, तो बताओ इसमें फ्लूइड के मॉलिक्यूल का फ्लो क्या होगा? तो जनाब आला आप जानते हैं कि फ्लो स्पीड याद रखना, फिर से याद रखना, फ्लो स्पीड का लेंथ ऑफ पाइप से कोई रिलेशन नहीं है। तो पता, ये पाइप है जनाब, अगर इसमें ये मुअज़्ज़ज़ फ्लूइड 10 मीटर पर सेकंड से फ्लो कर रहा है, मुझे सुन रहे हो ना? अगर ये फ्लूइड 10 मीटर पर सेकंड से फ्लो कर रहा है और मैं छुरी लेकर आरा लेकर इस पाइप को दो टुकड़े करूं, तो मैं इसका आधा लेंथ बर्बाद भी करूं, इस आधे टुकड़े स्पीड ऑफ फ्लो 10 मीटर पर सेकंड रहेगा। बिकॉज द फ्लो स्पीड इज नॉट रिलेटेड विद लेंथ ऑफ द, ये लेंथ ऑफ पाइप पे डिपेंड नहीं करता। किस चीज पे डिपेंड करता है? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, पाइप के इस एरिया के साथ इस स्पीड का कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है जनाब। मैंने उल्टा लिख दिया, स्पीड इधर लिखना था और एरिया इधर लिखना था, बस नहीं लिखा, सो माजरत खा हूं। सो डियर स्टूडेंट, यहां पर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो 3 का मतलब है कि मोहतरमों ने एरिया क्या लिया है? सो द स्पीड विल बी मैक्सिमम, इट मीन द फ्लो विल बी फास्ट, द फ्लो विल बी तो फास्ट होगा। अगर इसके बजाय थिक होता एंड थिक एंड शॉर्ट होता तो कहे सर शॉर्ट 2 का था, फरेब था, शॉर्ट और लेंथी पे डिपेंड नहीं करता।
थिक हो तो स्लो होगा और थिन हो तो फास्ट होगा। दक्का यो खबर अदा कम यो ऑप्शन सही दे खाना 137 में ए ठीक है। 138 फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। 138 इरशाद फरमाता है ड्यूरिंग विच प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप सब जानते हो आइसोबैरिक प्रोसेस है ना। हाँ गलत शुमा, हाँ गलत शुम खैर देखा आइसोकोरिक है, गलत शुमा। हाँ आइसोकोरिक करेक्ट ऑप्शन बी है। 139 मुसलमानों ये क्या है? अच्छा एक डायग्राम दिया है, इसमें से कौन सा पार्ट इन प्रोसेस को शो करेगा प्लीज? एक है आइसोकोरिक, एक है अगला क्या है आइसोथर्मल, और तीसरा क्या है आइसोबैरिक। तो इसके सामने आपने सिंबल्स लिखने हैं प्लीज। जरा गौर से देखिए ये ग्राफ है मुसलमानों, इस तरफ वॉल्यूम है और इस तरफ क्या है प्रेशर। ग्राफ ऐसे दिया है, यो द पॉइंट ए दे और द पॉइंट बी दे, ऐसा है ना? गलत ड्रा करूं तो बोल लेना प्लीज। और ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट मेरे ख्याल में डी है, और दादा से न दे। अब ठीक है हाँ मुसलमानों, तो आप कहोगे सर आइसोकोरिक वो होगा जिसमें वॉल्यूम में चेंज, अब ए से बी तक जाने में वॉल्यूम इधर कम है और बी पर वॉल्यूम, तो ए से बी तक तो वॉल्यूम चेंज हुआ है, तो ये तो आइसोकोरिक नहीं है। और इधर भी वॉल्यूम चेंज हुआ, देखो यहाँ ए पर वॉल्यूम कम है, डी पर वॉल्यूम, तो ए से डी तक बी से सी तक वॉल्यूम बदल रहा है। सिर्फ सी और डी वो प्रोसेस है जिसमें जितना वॉल्यूम डी पर है उतना वॉल्यूम सी पर। तो द प्रोसेस फ्रॉम सी टू डी या डी टू सी ऐसा है जिसमें वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम हॉरिजॉन्टल है। तो वॉल्यूम तब चेंज होगा जब ग्राफ या आगे जाएगा या पीछे आएगा। तो ये वाला हिस्सा ना आगे गया है ना पीछे, अपनी ही जगह पे कायम है, लिहाजा वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा। अब डीसी लिखो या सीडी लिखो या खबर अदा। अच्छा मुसलमानों आइसोथर्मल हेल्प करो प्लीज। आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या रहेगा? और जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो चार्ल्स लॉ एक्टिव होता है ना? यस सर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा? खुदा के नेक बंदो, टेम्परेचर कांस्टेंट तो बॉयल्स लॉ एक्टिव होगा, और बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का कौन सा रिलेशन है? इट मीन वो ग्राफ ठीक होगा जिसमें प्रेशर इंक्रीज तो वॉल्यूम डिक्रीज, या प्रेशर डिक्रीज तो वॉल्यूम, और वो है जनाब ए और डी, डी और ए या ए और डी। देखो मुअज़्ज़िज़ पॉइंट ए पर प्रेशर उरूज पर है लेकिन वॉल्यूम जवाल पर है, समझ आ गई? और डी तक जाने के बाद वॉल्यूम उरूज पर आ गया और प्रेशर जवाल पे आ गया। तो ए से डी तक या डी से ए तक प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड है, और आइसोथर्मल में ये दोनों इनवर्सली होते हैं। तो इट मीन ए से डी तक या डी से ए तक रिप्रेजेंट्स आइसोथर्मल, ए डी रिप्रेजेंट्स आइसोथर्मल। कोई शुरू। अच्छा अब बताओ आइसोबैरिक क्या होगा? जिसमें प्रेशर नहीं बदलेगा। और देखो ए और बी के दरमियान प्रेशर नहीं बदला, ए पर भी ये प्रेशर है और बी पर भी यही प्रेशर है, प्रेशर का पॉइंट ना ऊपर गया ना नीचे ए और बी के दरमियान। सो द ग्राफ शोइंग आइसोबैरिक बिहेवियर इज ए बी। इस गिवन ग्राफ में ए बी शो करता है आइसोबैरिक क्योंकि प्रेशर नहीं बदल रहा, एडी शो करता है आइसोथर्मल क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स शो हो रहा है, और सीडी शो करता है आइसोकोरिक क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा। आप समझ लो और ये अच्छी बात है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है मुसलमानों? सीडी, एडी और ए बी। दाजी पहाड़ियों की व्यागा ठीक दे और कमी हो दे शाबाश। बी ऑप्शन ठीक है, आपने बी कहा, आगे गलत हो तो आप जिम्मेदार है। 140। अच्छा 140 अगेंस्ट द 10 जॉल ऑफ एक्सटर्नल वर्क इन ए डायबिटिक प्रोसेस। अच्छा है जनाब, मोहतरमों ने कहा है कि प्रोसेस को क्या रखना है प्लीज? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक मीन डेल्टा क्यू की जगह क्या पुट करोगे? ए खाना जवाब रखो ही करना। एडियाबेटिक मीन डेल्टा क्यू की जगह क्या पुट करोगे? 0। और ये फरमा रहे हैं कि सिस्टम पर वर्क हुआ है 10 जॉल। तो बताओ मुअज़्ज़िज़ लोगों चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? तो बता दो ना, इसमें क्या मुश्किल है? डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा, एडियाबेटिक की वजह से यहां 0 आ जाएगा। ये हमसे मांग रहे हैं और ये हमें दिया है +10। इसको मालूम करने के लिए इस मुबारक वैल्यू को इधर लेके आओ तो -10 जॉल विल बी इक्वल टू डेल्टा यू, एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज कम यो खाना बी ऑप्शन ठीक है। तासु सही भाई। 141 फॉर यू डियर स्टूडेंट। 141 ऑन द बोर्ड। अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा हो 2 मोल्स ऑफ गैस के साथ, सिर्फ 2 फरेब है, 2 मोल हो या 200 मोल हो, डजंट मैटर। इस क्वांटिटी ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता, प्रोसेस क्वांटिटी ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा 2 मोल को दफा करो। ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज फाउंड टू डिक्रीज बाय 2 जॉल्स। सो व्हाट विल बी द वर्क डन? तो एक बार फिर मुसलमानों आपको दिया गया है कि प्रोसेस कौन सा है? एडियाबेटिक एक्सपेंशन।
और फरमाया गया है, आप जानते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, जानते हो ना? अगर आप ये जानते हो तो वैल्यू पुट करोगे। एडियाबेटिक की वजह से डेल्टा क्यू में क्या लगाएंगे? 0, क्योंकि एडियाबेटिक में हीट चेंज करने की इजाजत नहीं है। डेल्टा यू हमें दिया है 10 जूल, 10 जूल दिया है, 2 जूल है ना? हाँ ना, 2 जूल अलम, लेकिन साथ इंक्रीज लिखा है या डिक्रीज लिखा है? अगर इंक्रीज लिखा होता तो मैं इसको प्लस के साथ लिखता, लेकिन डिक्रीज लिखा है तो हम इस मर्द मोमेंट को क्या लिखेंगे? माइनस, प्लस ये डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। मैं इसको मालूम करो तो वैल्यू इधर शिफ्ट करोगे तो इट मीन इट विल बी इक्वल टू प्लस 2 जूल। समझने वाले इन दो क्वेश्चन से पता है उनके जहन में क्या फीड हो जाएगा? कहेंगे कि सर एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर वर्क पॉजिटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नेगेटिव होगा, और अगर वर्क नेगेटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज। इट मींस के इन ऑल एडियाबेटिक प्रोसेसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क का साइन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बाकी वैल्यू होगी, वैल्यू क्या होगी? तो इसके बाद जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन सही सुना समझा वो इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। उन्हें सिर्फ दो बातें याद रहेंगी कि एडियाबेटिक प्रोसेसेस में वर्क और इंटरनल एनर्जी के चेंज के वैल्यूज बराबर होते हैं, सिर्फ साइन उल्टा होता है। सो इंटरनल एनर्जी इफ +10 the work done will be -10, if work done is +100 the internal energy change will be -100। शर्त है कि प्रोसेस क्या हो शाबाश, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या हो मुसलमानों? एडियाबेटिक हो। आगे बढ़ेंगे, 142 आपके नाम हो रहा है, क्या इरशाद है जनाब? ऑन द सेकंड पेज है और मैं भी जाऊंगा सेकंड पेज पे। ये फरमा रहा है कि सिस्टम अंडरगोस कंट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, सही था? देन द वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी, कंट्रैक्शन ऑन वॉल्यूम मीन के वर्क ऑन द सिस्टम होता है, और वर्क ऑन द सिस्टम को अहले फिजिक्स हमेशा क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, वर्क इन केमिस्ट्री वर्क ऑन सिस्टम क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। एक दिन मुझे, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, इस्लामिया कॉलेज का स्टूडेंट था, तो डॉक्टर हैदर शाह जदून, वन ऑफ माय फेवरेट टीचर इन माय स्टूडेंट करियर, जो मैं जिस इंस्पायर हुआ, जिसको आज तक मेरी दुआओं का अच्छा खासा हिस्सा मिलता है, और वो जब भी याद आते हैं तो मेरा पूरा इंटीरियर जो है, रूह तक मैं खुश हो जाता हूँ। सो जिससे मैं वाकई में जिंदगी में बेहतरीन लेवल तक मैं जिससे इंप्रेस हुआ, ये मेरे पहले टीचर थे जिनके नाम मेरे कलम ने कुछ लिखा, और वो मैं उसको सामने दे नहीं सकता था इस्लामिया कॉलेज में, मैंने उसको पोस्ट करके उनको भिजवाया, उनको पहुंचाया। एनी हाउ, बहुत अजीम हस्ती, बेहतरीन हस्ती, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, खुश रखे जहां भी हो। थर्ड ईयर स्टूडेंट, मैंने उनसे पूछा था क्लासरूम में फर्स्ट ईयर में कि सर उधर फिजिक्स वाले सखीजान साहब ने हमें बताया कि वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है वो नेगेटिव होता है, और वर्क बाय द सिस्टम, सॉरी वर्क ऑन द सिस्टम इन केमिस्ट्री आप कहते हो पॉजिटिव होता है। तो अगर हमारे टेस्ट में आ गया कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, नेगेटिव, या हम क्या लेंगे? अब फिजिक्स का देंगे या नेगेटिव? मेरा सवाल उस वक्त जेन्युइन था। सर ने मुझे एक्सप्लेन करके दिया एनवायरमेंट और सिस्टम और रेफरेंस के जरिए कि एक सिस्टम के रेफरेंस। मैंने सर से कहा था कि सर रेफरेंस जो भी हो, लेकिन वहां तो नहीं लिखा होगा ना, ये तो आप खुद केमिस्ट्री में कह रहे हो कि हम रेफरेंस सिस्टम लेते हैं, फिजिक्स वाले रेफरेंस वर्क और एनवायरमेंट लेते हैं, तो आपके तो टेस्ट में तो नहीं लिखा होगा कि फिजिक्स वाला है या केमिस्ट्री वाला, मैं कैसे फैसला करूंगा? तो सर ने स्माइल करते हुए कहा था कि बेटा फर्स्ट टेस्ट से लेकर आज टेस्ट तक 2003 की बातें हैं कि आज तक जितने टेस्ट हुए किसी में नहीं आया, तो आपको भी नहीं आएगा, टेंशन इतना ना लो। वो बात कंफर्म है। 2003 के बाद 2026 तक मैं खुद ईटा और एमडीकेट पढ़ा रहा हूं, आज तक मैंने नहीं देखा जनाब कि वर्क ऑन द सिस्टम या वर्क बाय द सिस्टम किसी टेस्ट में आया हो कि नेगेटिव या पॉजिटिव। और आपकी जो टेंशन है वो इसलिए भी खत्म हो गई कि अब केमिस्ट्री का पार्ट अलग होता है और फिजिक्स का पार्ट, हमारे जमाने में सारे मिक्स होते थे, तो हमें ये टेंशन थी कि जब आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे या फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे। लेकिन आपके लिए अगर फिजिक्स में आ गया तो आप फिजिक्स का रेफरेंस इस्तेमाल करो, और केमिस्ट्री में आ गया तो केमिस्ट्री का। समझ आ गई है? आपके लिए तो पार्टीशन हो गई ना। एनी हाउ, वर्क ऑन द, देखो माजी बईद की कहां कहां बातें याद आ गई। जिंदगी इतनी जल्दी से गुजरती, जिंदगी तो हमेशा से जल्दी में है, पर्वतों से उतरती नदी की तरह। समझ गए हो? पर्वत जानते हो, पहाड़ों से उतरती नदी की तरह जिंदगी गुजर रही है। मैंने जो बात आपको बताई है उसको जमाना बीत गया जनाब। राउंड अबाउट 22 ईयर्स बिफोर, 23 ईयर्स, 23 साल आपकी जिंदगी से ज्यादा का अर्सा गुजर गया है। और आप यकीन करें, मुझे ऐसे लगता है जैसे कल की बात हो, वल्लाह ऐसे लगता है मुझे। सर का वो चेहरा, वो ऑफिस, वो सब कुछ ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। तो ऐसी जिंदगी गुजरती है जनाब। शायद मेरी ये बात भी 23 साल बाद आपको कहीं याद आए। एनी हाउ, वर्क ऑन द सिस्टम
इन फिजिक्स इट इज नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं 142 के बाद हम 143 पे बात करते हैं। द वर्क डन इन द आइसोकोरिक प्रोसेस इज, सो खुदा के नेक बंदो आप जानते हो कि वर्क इन थर्मोडायनामिक्स इज पी डेल्टा वी होता है। क्या होता है? पी डेल्टा वी। ये मुहज़्ज़ब फार्मूला हमें सिखाता है कि जैसा चेंज इन वॉल्यूम वैसा वर्क, लेकिन जब प्रोसेस क्या हो खुदा के बंदो, आइसोकोरिक हो, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाता है, लिहाजा जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा। सो इन आइसोकोरिक प्रोसेस द वर्क डन विल बी ऑलवेज बी जीरो। 143 में करेक्ट ऑप्शन क्या है मुसलमानों? बी है। 144 आपके नाम हो रहा है। इन स्टेशनरी वे ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, पदेडे खप हो गई तासो कि नोड से लेकर नोड तक का फासला हो तो वो भी लैम्डा बाई 2 होता है। और मुअज़्ज़ज़ लोगों, अगर मैं कहूं कि एंटी नोड से एंटी नोड तक का फासला हो, यहां से यहां तक, ये भी क्या होता है? लैम्डा बाई 2 ही होता है। तो करेक्ट ऑप्शन कभी हो खालानो, सी ऑप्शन सही है। 145 ऑन बोर्ड एक्सटेंड हो रहा है 2 आर्गन पाइप्स में, इसके लिए ये जगह मिटा देता हूं। क्वेश्चन अच्छा है, क्या मैं ये रिमूव कर सकता हूं? जी, बीसी भी आइसोथर्मल है ना, आइसोथर्मल है, लेकिन अगर ऑप्शन में लिखा होता तो बीसी लेते। बीसी और एडी दोनों है। जी जी, क्या है? हाँ जगोर मख बकिलिकल है नो कलिकली बगिया बिल्कुल देश सब एलिशम कभी क्वेश्चन नहीं लगमा तो वही ओणो। अच्छा मैंने लिखा नहीं था, याद रखे। अब इसमें 2-3 गलतियां आई हैं, इस तरह हो जाती है। मैं इस ऑप्शन को दोबारा चेक करता हूं। ऑप्शन कम देखो। अच्छा सी में डीसी को देखो, डीसी क्या है? हाँ, ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर मैटर्स ये स्टूडेंट्स, यही तो धोखा है, यही तो अच्छा ऑप्शन है, इसी में तो आपको लॉजिक मिला। मुसलमानों क्या है, मैंने पहले क्या पूछा है? तो ऑप्शन में पहले नंबर पे आइसोकोरिक होना चाहिए। और डीसी देखो, डीसी इज नॉट आइसोकोरिक, समझ आ गई है? डीसी आइसोकोरिक है, ओ सॉरी आइसोकोरिक माइक आइसोबेरिक थे। सी बी से शोखाना आइसोथर्मल शो, और बी ए है आइसोबेरिक है। नहीं ये ठीक है जनाब, ये ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक है मुसलमानों, इसमें बी एंड सी दोनों ठीक है। और मुझे याद है जनाब, मैंने इसलिए तो देखकर आपको बता दिया, मैंने इसको ऐसे रखा था जनाब, मैंने ऐसे रखा था। मैंने एक ऑप्शन सी में ऑर्डर से आपको धोखा दिया था। ऑर्डर मीन के मैंने पहले आइसोकोरिक मांगा है, तो मैंने यहां आइसोकोरिक का जवाब नहीं दिया था, मैंने आपको आइसोबेरिक का जवाब दिया। जैसे कि ये है ए बी, क्या कर दूं? इसे ए बी कर दूं, और इसे ए डी के बजाय बी सी कर दूं। पूछ लो, मैं इसे बी सी कर दूं। और आइसोबेरिक में मैंने लिखा था आइसोकोरिक वाला डीसी, ये इधर, समझ आई है? तो ऑर्डर ये दिया था, और मैंने इसको ऑर्डर वाइज खबरें में टिक रखते हुए, लेकिन ऑर्डर गलत किया था। आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक के बजाय आइसोबेरिक, आइसोथर्मल और आइसोकोरिक के ऑप्शन लिखे थे। पर स्टेटमेंट के ऑर्डर बदलो, लांदे ऑप्शनों के ऑर्डर बदलो, तो वो शायद डी में आया होगा। अच्छा ए ऑप्शन में है, बस इसमें सी और डी बी दोनों ठीक आए हैं, एक अल्फाबेट आगे पीछे हुआ है, रियली सॉरी फॉर दैट। तो आप 139 को अपने लिए ठीक समझ ले, जिसने बी किया है वो भी ठीक है, जिसने सी किया है वो भी ठीक है। समझ आ गई? मेरी गलती नहीं है जनाब, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, बात समझा दी। बाकी हो जाता है इंसान से, हो सकता है मुझसे लिखते हुए गलती हुई हो सकता है कंपोजिंग में गलती हुई हो, इंसान है और गलती से इंसान को खुश होना चाहिए, क्योंकि आजकल इंसान मेजॉरिटी हैवान बने हैं। तो जब तक आपसे गलतियां होती है खुश रहा करो कि अभी तक इंसानों के कैटेगरी में शामिल हो। समझ आई है ना? आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है, कम क्वेश्चन को, इसमें बी एंड सी दोनों ठीक थे जनाब, एक अल्फाबेट आगे पीछे हुआ है जिससे मसला हुआ। द क्वेश्चन कम हो माता हुआ 145 डिस्कस कर रहा हूं। वी आर गोइंग टू डिस्कस 145। ये क्या फरमा रहा है? 2 आर्गन पाइप्स ए एंड बी, अगर लेंथ सेम हो, याद रखना दोनों का लेंथ मुबारक आपको सेम दिया गया है, चलो सही है। अगर ए जो है ओपन है, ए ओपन आर्गन पाइप है, और बी जो है वो क्लोज्ड आर्गन पाइप है, तो कहा कि अगर बी के लिए ऐसा है ना, इफ डेट ऑफ बी इज 10, सही है। अगर बी के लिए यानी बी इज क्लोज्ड, तो क्लोज्ड के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, तो बताओ ओपन के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो आपने सिंपल सा एक छोटा सा रिलेशन याद रखना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए, लेकिन ये कब काम करेगा? जब लेंथ क्या होगा? अगर लेंथ सेम ना हो तो ये रिलेशन काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने टॉप पे लेंथ सेम रखा, और इसी को
टच करके मैं रिलेशन लिखता हूं, ताकि कल को आप ये ना कहे कि सर आपने ये लिखा था, ये तो इस जगह पे गलत जवाब दे रहा है। जहां पाइप्स के लेंथ हो गए वहां ये रिलेशन काम नहीं करेगा। और वो रिलेशन क्या है कि ओपन की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के डबल होंगे। सो मोमेनो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड द आंसर इज 10 हर्ट्ज। समझ आ गई है? अच्छा 20 हर्ट्ज, 22 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आता है? देखो इसी तरह इंसानों से गलतियां होती है। देख लो, आपने देख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 10, मैंने 10 लिखा, यही हो जाता है। देख लो जनाब, डबल की आप जरा इस तरह लिखो प्लीज। क्लोज की फ्रीक्वेंसी है v बाय 4l, दस दे कहने दे, मैं इसको ऐसे लिख दूं v डिवाइड बाय 2 इंटू 2l। आपको कोई इतराज है? 2 2 क्या बनता है, लेकिन ये 2 अपनी जगह पर 1/2 और v बाय 2l इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन। इट मीन क्लोज वाली फ्रीक्वेंसी ओपन के हाफ है, तो अगर ये 2 इस तरफ आएगा तो डबल ऑफ क्लोज विल बी इक्वल टू ओपन। समझ आ गई है? तो ये इस तरह बनता है। मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया, लेकिन ये कब होगा? जब दोनों का अगर लेंथ सेम नहीं हुआ तो ये करना हराम है। अच्छा मुसलमानों, आगे बढ़े। 146 दलता कम जवाबी खाना 20 हर्ट्ज, कौन सा जवाब होगा प्लीज? और करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। 146 आपके नाम हो रहा है। द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इज 10 विवा। What will be the acceleration at displacement of 50 centimeter? So मोमेनो एक्सेलरेशन का फार्मूला है ओमेगा स्क्वायर एक्स, जानते हो ना? तो a इज इक्वल टू ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, और ऊपर स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट a इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर, और x इज 0.5 होगा ना, क्योंकि x इन्होंने कितना दिया 50 सेंटीमीटर, ये 0.5, लेकिन 0.5 को एल फिजिक्स क्या लिखते हैं 1/2, मैं भी लिखता हूं। अच्छा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ट्राई करो प्लीज, ये खत्म ये खत्म, तो ये 2 पाई स्क्वायर, और टाइम पीरियड कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100, और 2 बाय 100 इट मीन पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 50। दा कितना बनो? हाँ अगर ऑप्शन है तो ठीक है, और करेक्ट ऑप्शन है आई डोंट नो किधर है, बी, इसमें भी ठीक है। 147 147 आपके साथ शेयर कर रहा हूं। द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 2r/5, इसमें गलती आई है। देखो इसमें r, आई डोंट नो ऑप्शन में r कैसे फिट हुआ, कैंसिलेशन से कैंसिल हो जाता है, लेकिन डोंट नो कि कंपोजिट में कैसे आ गया है, मुझे खुद नहीं पता। तो इसमें ऑप्शन में r नहीं है, अच्छा r के बगैर वैल्यूज है। एनीहाउ आपसे कह रहे हैं कि एक सिस्टम का CV जो है वो 2r डिवाइड बाय 5 है, और आप बताओ कि थर्मल कांस्टेंट स्मॉल r क्या होगा? तो आप कहोगे सर स्मॉल r इज CP डिवाइड बाय CV, तो CV दिया है, पहले CP मालूम करो फिर पुट करो। तो CP मालूम करने के लिए आप कहोगे CP माइनस CV इज इक्वल टू, तो CP इज इक्वल टू R प्लस CV, तो R प्लस 2r बाय 5, इससे आता है 7r बाय 5। तो वैल्यू पुट करो मोमिनो, R इज इक्वल टू ये है मुसलमानों 7r बाय 5, और ये है 2r बाय 5। इस रेशो को डिवाइड में मल्टीप्लाई में बदल दो, तो 7r बाय 5 मल्टीप्लाई ये उल्टा हो जाएगा, तो 5 डिवाइड बाय 2r। देखो r r कैंसल, 5 5 कैंसल, आंसर क्या होना चाहिए? तो जिसने 7.2 वाला ऑप्शन ठीक किया है बस उसका आंसर ठीक काउंट होगा। और करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ए 148 डियर स्टूडेंट्स। 148 पे बात कर रहा हूं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज्ड आर्गन पाइप इज 15 हर्ट्ज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ये ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप इज 15 हर्ट्ज। तो सेकंड और थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कौन सा पाइप दिया है मोमेनो? क्लोज्ड आर्गन पाइप। फंडामेंटल मीन F1 कितना दिया है 15 हर्ट्ज, तो सेकंड ओवरटोन और थर्ड ओवरटोन मांग रहे हैं। ओवरटोन फ्रीक्वेंसी से एक कम होता है, तो अगर सेकंड ओवरटोन है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लेकिन क्लोज आर्गन पाइप में F3 होता है 5 टाइम्स ऑफ F1, और थर्ड ओवरटोन है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? और F4 होता है 7 टाइम्स ऑफ F1। कवलेश 15 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 75, और 15 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 105 आता है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 75 और 105 वाली बात सही है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। हमारा अगला क्वेश्चन है 149 फॉर यू। फरमा क्या रहे हैं? एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी U है। अगर उस मुबारक ऑसिलेटर का डिस्प्लेसमेंट x हो तो पोटेंशियल एनर्जी U है। बताओ अगर डिस्प्लेसमेंट 2x हो जाए और फिर x/2 हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी इन दो जगहों पर क्या होगी? अच्छे बच्चों को रिलेशन मालूम होता है, और वो कहते हैं सर पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जानते हो ना? ओके मोमेनो, अगर आप इसके साथ 2 लगाओगे तो 2 का स्क्वायर इसके साथ क्या लगाएगा 4, तो इधर U के साथ क्या आ जाएगा
4 आ जाएगा। और अगर आप इसके नीचे 2 लगाओगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो ये 1/4 ले आएगा, तो इधर होगा u/4। समझ आ गई है? सो द पोटेंशियल एनर्जी एट 2x विल बी 4u एंड एट x/2 इट विल बी u/4। तब कोई शुरू। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है मुसलमानों? शाबाश, u/4, 4u और u/4। ऑर्डर मैटर याद रखना। ओवर खादी के दक करे, इसमें भी ऑर्डर वाला बात आई और सी में ही आ गई है, ये मेरे जहन में आ रहा था। देख लो, पहले ऑप्शन में ऑप्शन ए और बी को गलत नहीं करा, लेकिन आप ऑप्शन सी को देखो, एक में 4u है और एक में ओहो, ये u/2 नहीं था, ये u/4 था। समझ आई है? मुझे खुद और ये छोटे से चेंज उतार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं, जहां तक मुझे इवन मैकेनिज्म तक याद है, तो ये u/4 था। लेकिन ऑप्शन सी इज रॉन्ग, नॉट बिकॉज ऑफ वैल्यूज, बिकॉज ऑफ ऑर्डर, बिकॉज ऑफ ऑर्डर। तो 4u बाद में होना चाहिए, u/4 पहले होना चाहिए। एंड करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है मुसलमानों? डी दे कहना दे। हाँ, डी देखा मक्खी क्वेश्चन कहूं, ये कौन से नंबर का था? 149। अभी हमारे पास क्वेश्चन है और टाइम नहीं है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं और 150 डिस्कस हो रहा है। और ये क्या है? 150 says what is the fundamental frequency of standing waves in closed argon pipe if this one और length of the ends is 10। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है v/4l। तो v 300 है, ये 4 है और लेंथ बिटवीन द एंड्स इज 10। तो ये 300 डिवाइड बाय 40, तो ये 7.5 हर्ट्ज। करेक्ट ऑप्शन प्लीज? ए ही है, ए ही है। 151 क्या फरमा? द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज 0 इन ट्रांसवर्स वेव्स। हाँ हाँ हाँ, सही है, सही है, तस्टिक भाई। हाँ, माँ गलत को। स्टैंडिंग वेव्स कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता, ऑसिलेट करता है। करेक्ट ऑप्शन है डी 152। डियर स्टूडेंट्स, 10 रुपए की सक्सेस करो से टोल ऑप्शन एटी की। सारे क्वेश्चन किसके ठीक है? शाबाश, ऐसा खुश नसीब कोई है? होना तो चाहिए। तब टेस्ट इज नॉकिंग एट द डोर। एनीहाउ 152 फ्लूइड फ्लो थ्रू अ पाइप विद फ्लो रेट ऑफ दिस वन। अच्छा खुदा के नेक बंदो, फ्लूइड का फ्लो रेट जो है वो 10 है। आपसे कह रहे हैं कि अगर मुअज़्ज़ज़ पाइप का एरिया 5 हो तो बताओ कि उस पाइप में बहते हुए फ्लूइड का स्पीड क्या होगा? तो आप जानते हो कि द फ्लो रेट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड, तो एरिया का प्रोडक्ट विद स्पीड इज 10। तो स्पीड जानने के लिए आप कहोगे कि सर इट इज 10 डिवाइड बाय एरिया एंड 10 डिवाइड बाय 5, द आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन क्या है मोमिनो? ए ऑप्शन ठीक है, गुड। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 153। डियर स्टूडेंट, 153 क्या इरशाद फरमाता है, चेक करेंगे। 153 में है टोन इन ओपन आर्गन पाइप इज ऑब्टेन एट 80 हर्ट्ज। कौन सा पाइप दिया है जनाब? ओपन आर्गन पाइप। कौन सा ओवरटोन है मोमिनो? थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन मीन किसकी बात हो रही है? F4 कितना है मुसलमानों? 80। तो होता है या नहीं? और 4F1 इज 80, तो F1 इज 80/4 सूरज जी बड़ू 20, F1 20 है। अच्छा, आपसे कह रहे व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक? तो सेकंड हार्मोनिक मीन F2 मांग रहे हैं। तो F2 इज 2 टाइम्स ऑफ F1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20, द आंसर इज 40 हर्ट्ज। द ऑप्शन इज प्लीज डी ऑप्शन सही है। 154 डियर स्टूडेंट्स, 154 क्या फरमा रहा है? ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो इन डिफरेंट पाइप्स इफ मीटर ऑफ पाइप 2 इज ग्रेटर तो देन प्रेशर इन दैट पाइप। अली वरुषा भाई, यहां पर ये पाइप नंबर 1 की कहानी है और इसका कनेक्शन एक और पाइप से हो गया और ये है पाइप नंबर 2। कहा है कि इस पाइप नंबर 2 का ये जो डायमीटर है ये ज्यादा है। तो यहां जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल फ्लो कर रहे हैं, तो इस फ्लूइड के मॉलिक्यूल से यहां जो प्रेशर पैदा हो रहा है, उस प्रेशर के बारे में आपकी क्या राय है? ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। कैसे? बोले संगा भाई तस्वमा तवाई सर, अगर डायमीटर आपके जहन मुबारक में ये चेन ऐसे क्लिक रैपिड करंट की तरह ये चेन फ्लो करना चाहिए, कहें सर डायमीटर ज्यादा, दिस इंप्लाइज के उस मुबारक पाइप का एरिया और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक उसमें स्पीड, और बर्नौलीज इक्वेशन के मुताबिक जहां फ्लो स्पीड कम होगा वहां प्रेशर क्या हो जाएगा? वहां प्रेशर ज्यादा। तो डायमीटर ज्यादा पे प्रेशर क्या होगा?
क्यों? रीजन जानते हो? क्योंकि ये मॉलिक्यूल जब यहां से धीरे धीरे गुजरेंगे तो इनको किनारों पर प्रेशर लगाने का मौका ज्यादा मिलेगा। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? अगर फ्लो का स्पीड कम होगा तो फ्लो से पैदा होने वाला डिस्पर्स्ड प्रेशर हमेशा ज्यादा, और फ्लो आगे की तरफ स्लो होगा तो प्रेशर ज्यादा, फ्लो आगे की तरफ रैपिड रहेगा तो किनारों से इंटरेक्शन का मौका नहीं मिलेगा और प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो मुसलमानों, इसमें करेक्ट आंसर क्या है? ग्रेटर है। और करेक्ट ऑप्शन से देवड़ू दक्कम क्वेश्चन है 154 है। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन है ए सही दे। हमारा अगला क्वेश्चन है 155 प्लीज। और 155 फरमाता है एक्सट्रीम पोजीशन ऑसिलेटर पर कौन सी चीज मैक्सिमम होगी? तो आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है। द रिस्टोरिंग फोर्स वाली मैक्सिमम से मालूमात दस्ता। वेरी नाइस, ऐसे बोलते हैं लोग। देखो, आप कहें सर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, या ए इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो अगर इसका इससे भी डायरेक्ट है, इसका इससे भी डायरेक्ट है, इट मीन इन दोनों का आपस में भी क्या होगा? तो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सट्रीम पर डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा, रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा और एक्सेलरेशन भी ज्यादा। तो करेक्ट आंसर क्या है? दक्कम क्वेश्चन हो 155 में पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होती है आल, इसमें डी ठीक है, आज सही है। अच्छा 156 प्लीज। 156 क्या फरमाता है? फ्लूइड ऑफ वॉल्यूम V इज फ्लोइंग फ्रॉम 5p टू 3p, द वर्क डन विल बी। जानते हो फ्लूइड में वर्क डन होता है V डेल्टा P। V डेल्टा P है ना, तो V की जगह V और डेल्टा P इज 5p माइनस, यानी यहां से फ्लूइड जाता है यहां आता है। नया साथी बड़ो, ये जो फ्लूइड डायनामिक्स में वर्क में डेल्टा P होता है, इसमें पहला प्रेशर एंट्रेंस प्रेशर है और दूसरा प्रेशर एग्जिट प्रेशर है। एंट्रेंस मीन जहां से आता है और एग्जिट मीन जहां पर फ्लूइड आता है। दरमियान वाले प्रेशर पर वर्क डिपेंड नहीं करता। अगर आपने 100 पाइप्स आपस में जोड़े हैं तो पाइप नंबर 1 में प्रेशर एंट्रेंस प्रेशर होगा और पाइप नंबर लास्ट में एग्जिट प्रेशर होगा। दरमियान में प्रेशर इग्नोर करोगे फॉर द वर्क डन। सो मुसलमानों, यहां से फ्लूइड इधर गया है तो एंट्रेंस प्रेशर से एग्जिट प्रेशर माइनस करोगे। सो वॉल्यूम और 5p माइनस 3p इज 2p। सो 2p इट मीन के 2pv इज द वर्क डन ड्यूरिंग दिस फ्लो। एंड करेक्ट ऑप्शन मैं तो नहीं पता कभी देश सीधे करेक्ट ऑप्शन सी है। 157 आपसे शेयर कर रहा हूं। ये क्या है मोमिनो? स्पीड ऑफ साउंड। जी वाई वालों से मसला निश्चित करना। गुड। अच्छा आगे बढ़े 157। स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम विल बी इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। जानते हो, तो इन्होंने तो इंक्रीज कहा है तो हराम है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं लोगे। टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, डेंसिटी के साथ भी डिक्रीज होता है। या साथ ही लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट का रूट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी का रूट। तो इन्होंने तो कहा है कि जिसको इंक्रीज करके स्पीड इंक्रीज हो जाए तो इनको इंक्रीज करने से तो ये इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा, तो ये हराम है। सिर्फ ये इंक्रीज होता है किसके साथ? टेम्परेचर। और कितना इंक्रीज होता है? 1 डिग्री के लिए 0.61 का इजाफा होता है। देखिए करेक्ट ऑप्शन से बढ़ो बी है। अच्छा मुसलमानों, हमारा अगला क्वेश्चन है 158। आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 158 फॉर यू। और 158 क्या है? शाबाश 158 दस बोलो। 2 बार्स ऑफ वुड एंड स्टील ऑफ सेम साइज। इधर देख लो, ये जमीन का मुबारक सरफेस है और ये वुड से बना हुआ बॉल है और ये स्टील से बना हुआ बॉल है। समझ गए हो? सेम है। जब इन्होंने कहा साइज सेम है तो क्या सेम है प्लीज? गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोले हो, यकीन करो सुकून मिल गया। सो क्या है आपका एक्सरसाइज सेम मीन के दोनों मुबारक बॉडीज का रेडियस क्या है मुसलमानों? इट मीन के रेडियस से फैसला नहीं होगा, किसी और चीज से फैसला होगा। तो चलो दो ही तो इक्वेशन है। एक है टर्मिनल वेलोसिटी इज mg डिवाइड बाय 6 पाई ईटा आर और एक है मोमिनो 2/9 रो बाय ईटा आर स्क्वायर जी। जानते हो ना? अब देखो वुड बॉल और स्टील बॉल दोनों के लिए जी क्या है? तस सेम वाई नो, बस खबर वक्त नहीं। जी क्या है दोनों के लिए? सेम। 6 पाई क्या है? विस्कोसिटी ऑफ एयर क्या है और रेडियस क्या है? इट मीन के फैसला किसके हाथ में आ गया? मास, क्योंकि बाकी सब तो दोनों के लिए सेम हो गया ना।
अब खुद बताओ कि इतने साइज का स्टील का बाल आप खोपड़ी पे गिर जाए तो क्या होगा, और अगर इतने साइज का वुड बाल आपके सर पे गिर जाए तो क्या होगा। स्टील वाले से बचने के चांस है, वुड वाला हो सकता है 3-4 दिन बाद आपको होश आ जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन स्टील वाले के लिए सीधा रोजे महशर को उठोगे मैदान अरफात में, समझ आ गई है। आगे देख ले, वुड और स्टील आपका साइज सेम है तो ये बहुत भारी होगा, उतने ही साइज ऑफ वुड वाला बहुत, यानी वुड का मास हल्का है, कम है, तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ वुड कम होगा और टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्टील वेरी गुड, मास से फैसला हो गया। डोंट वरी, आप इससे भी कर सकते हो। बताओ 2 और 9 दोनों के लिए सेम बोलो ना प्लीज, और विस्कोसिटी दोनों के लिए, और रेडियस दोनों के लिए, और जी दोनों के लिए, तो फैसले का इख्तियार किसके हाथ में आया, और डेंसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वुड। समझ आ गई है, तो चाहे डेंसिटी से फैसला करो चाहे मास से फैसला करो, द टर्मिनल स्पीड ऑफ स्टील बाल विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ वुड। कभी हो जवाब टिक दे खाना नो, सी ऑप्शन था, सो आई सी टिक दे, बस दम सी टिक दे, सही है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 159। आई एम डिस्कसिंग मुसलमानों 159 फॉर यू, और 159 इरशाद फरमा रहा है, ड्रैग फोर्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी, रेडियस, स्पीड या सारे। तो आप कहोगे सर स्टोक्स लॉ है, इट इज 6 पाई ईटा आरवी, तो द ड्रैग फोर्स डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी, रेडियस एंड स्पीड ऑफ द बॉडी, तो इसमें आता है ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन डी ठीक है। हमारे लिए अगला क्वेश्चन है 160 डियर स्टूडेंट्स, और 160 फरमाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिलने वाले दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस क्या होगा, 0। क्यों, आप कहें सर क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा और ट्रफ से, ये है मुसलमानों, ये दो मुबारक वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपके लिए ड्रा हो रहा है। तो देखो ये है वेव नंबर 1 और वेव नंबर 2 का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखो क्रस्ट से क्रस्ट मिला, दोनों का एरो ऊपर, ट्रफ से ट्रफ मिला, दोनों का एरो नीचे, दोनों का एरो ऊपर, दोनों का एरो नीचे, इट मीन स्टार्ट से एंड तक दोनों के हालतों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो फेज डिफरेंस रिमेन्स 0। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेयरिंग वेव्स ऑलवेज रिमेन्स 0। ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 180, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस क्या होता है, 180 होता है। देखिए बस 0 आखिरी वालों, तो करेक्ट ऑप्शन है ए। हमारा अगला 161 प्लीज। 161 फरमाता है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज 2R, तो CV क्या होगा। मुसलमानों आपको CP माइनस CV इज इक्वल टू R मालूम है, ये दिया है 2R, ये आपसे मांग रहे हैं R को इधर CV को उधर, तो 2R, ये R इधर आकर माइनस R, ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो CV इज इक्वल टू R बन जाए। करेक्ट ऑप्शन बताओगे प्लीज, ऑप्शन ए है 162। द लास्ट MCQ ऑफ दिस टेस्ट क्या है, टेम्परेचर ऑफ गैसियस फ्लूइड इज इंक्रीज्ड। गैसियस फ्लूइड है, टेम्परेचर में औलजियात को विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, तो गैसेस के लिए खुदा के नेक बंदो विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो इसमें क्या होगा जनाब, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, विस्कोसिटी इज, करेक्ट ऑप्शन में सही ए। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, गुड लक।